गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं पतंग शीर्षक पढ़ाने जा रही हूँ। पतंग शीर्षक यहाँ तक पढ़ाया गया था कि शुरू हो सके सीटियाँ किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो आगे का पद आप देखिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो मृदंग एक वाद्य यंत्र हो, पेंग माने पद या चरण, अक्सर माने आमतौर पर। तो बच्चों देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो प्रस्तुत कविता में कवि बच्चों की कोमलता एवं नाजुकता एवं उनकी चंचलता, उनके नटखट शरारतपन का वर्णन करता है। कवि बच्चों की कोमलता को कपास के रूप में प्रस्तुत करता है। तो जन्म से ही बच्चे अपने साथ लाते हैं कपास। तो कवि आलोक धनवा जी के कहने का आशय यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा अत्यंत कोमल, नाजुक एवं मुलायम होता है। उसका शरीर कपास माने रुई के फाहे की तरह नर्म होता है और माता जो है अपने बच्चे को कपास से अर्थात रुई से उसे आहार कराती हैं अर्थात दूध पिलाती हैं। तो कवि को लगता है कि बच्चे का जन्म से संबंध होता है, बच्चे का जन्म से ही कपास से संबंध होता है अर्थात उसे रुई से उसे आहार प्रदान किया जाता है। तो पृथ्वी घूमती हुई आती उनकी बेचैन पैरों के पास। बच्चे इतने नटखट, चंचल एवं उत्साहपूर्ण होते हैं कि वे पूरी पृथ्वी पर दौड़ लगाना चाहते हैं। तो जैसे लगता पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास, जैसे लगता सारी पृथ्वी उनके पैरों के पास आना चाहती। अर्थात कहने का आशय है कि बच्चे अपने नटखट स्वभाव एवं चंचल स्वभाव के कारण सारी पृथ्वी पर भ्रमण लगा लेना चाहते हैं। जब ये दौड़ते हुए बेसुध, जब बच्चे खेलते हैं दौड़ते हैं तो उन्हें किसी चीज का होश नहीं होता है। छतों को भी नरम बनाते हुए, तो छतों को भी नरम बनाते हुए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय समझिए। छतों को नरम बनाते हुए, नरम माने कोमल, कि बच्चे अत्यंत कोमल होते हैं, उनका शरीर नाजुक होता है, छत जो है कठोर होता है। लेकिन जब बच्चे खेल खेलते हैं या पतंगबाजी करते हैं उस समय उन्हें इस बात का होश नहीं होता है कि छत इतना कठोर है। जैसे लगता है वे छतों को भी नरम बनाते, जैसे लगता है उनके शरीर के अनुकूल छत भी कोमल हो गया है और वे अत्यंत वेग के साथ छत पर दौड़ते हुए पतंगबाजी करते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग मतलब एक वाद्य यंत्र। तो संपूर्ण दिशाओं में जो है बच्चे पतंगबाजी करते हैं, चारों तरफ छतों पर घूम घूम कर पतंग उड़ाते हैं। और जब बच्चे किसी दूसरे बच्चों का पतंग काट लेते हैं तो उस मंडली के बच्चे जो है उत्साह उमंग पूर्वक तालियां, सीटियां आदि गड़गड़ाहट ध्वनि से गुंजार करते हैं। तो जैसे लगता है दिशाओं को मृदंग, जैसे लगता है कि सारी दिशाओं में मृदंग रूपी वाद्य यंत्र बजने लगा, अर्थात सारी दिशाओं में, संपूर्ण दिशाओं में बच्चों की किलकारियां, उनके तालियों की ध्वनि गुंजायमान हो जाती है। जब वे पेंग भरते हैं, पेंग भरते मतलब अपने चरण को आगे बढ़ाते, अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। इस तरह से बच्चे बिना भय के निर्भय होकर छत के संपूर्ण दिशाओं की ओर अर्थात चारों ओर दौड़ दौड़ कर अपने पतंग को उड़ाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। यहाँ कभी डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, अक्सर माने आमतौर पर यह देखा जाता है कि बच्चे का शरीर अत्यंत कोमल होता है। जिस तरह से डालियां कोमल होती हैं उनमें लचीलापन होता है। जब वायु का वेग आता है, तेज झोंका आता है तो लचीली डालियां चारों तरफ मुड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो उसी तरह बच्चों का शरीर अत्यंत कोमल एवं नाजुक होता है। बच्चों के शरीर में लचीलापन होता है। तो अक्सर यह देखा जाता है कि पतंग की डोरी पकड़कर वृक्षों की डालियों की तरह वे तीव्र गति से अपने पतंग को उड़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसका काव्यगत सौंदर्य बच्चों क्या होगा? बच्चों की, इसमें बच्चों की चंचलता, कोमलता को दिखाया गया है। बच्चे पतंग उड़ाते समय अधिक भावुक होते हैं, उन्हें किसी तरह का डर नहीं होता है
तो अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। मृदंग व डाल के रूप में बच्चों की क्रियाओं का वर्णन रूपक के रूप में हुआ है। और मृदंग और डाल में बिंब का भी प्रयोग किया गया है। और तुकबंदी के कारण यह गुण, इसमें गेयता का गुण विद्यमान हो गया है। तत्सम शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का भी अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। इस तरह से कवि भाषा में सहजता, सरलता एवं प्रवाहमयता लाया है। तो आगे की पंक्ति बच्चों देखो, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो छतों के खतरनाक किनारों, तो कभी कहना चाहता है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यंत चंचल होते हैं, उनकी क्रियाएं अनेक प्रकार से होती हैं, उनका शरीर चंचल एवं संतुलित गतिविधियों से जुड़ा होता है। छतों के खतरनाक किनारों, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि बहुत से छत पर जो है किनारे नहीं होते हैं, जिसे गांव में कहते हैं मुड़ेर नहीं होते हैं। तो ऐसे छत पर खेलने पर बच्चों को हमेशा गिरने का भय होता है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, लेकिन बच्चे इस तरह से आनंद, जोश एवं मस्ती में डूबे होते हैं कि उन्हें गिरने का भी डर नहीं होता है। उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो रोमांचित माने रोम रोम आनंदित हो जाना। जब बच्चे पतंगबाजी करते हैं तो दूसरे की पतंग को काटने के लिए उनके शरीर में इतना रोमांचित आ जाता था, तो वे इतने आनंदित हो जाते हैं कि सामने यदि छत के किनारे तक पहुंच जाए और उन्हें गिरने का भी भय हो तो वो गिरने से डरते नहीं है। और उनके आनंद के कारण उनके शरीर से एक संगीत सा ध्वनि सुनाई देता, और वही संगीत जो है, वही आनंद जो है उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागों के सहारे। तो कभी पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां मतलब पतंग की धड़कन के समान बताया गया है कि बच्चे जो है पैर कभी आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं। तो जो बच्चों के पैरों से ध्वनि निकलती है तो जैसे लगता है पतंगों के हृदय की धड़कन चल रही है। और वही बच्चों के उछल कूद, इधर से आगे और पीछे कदम बढ़ाना ही, वही ध्वनि जो है उन्हें जैसे लगता है गिरने से रोक लेती है महज एक धागे के सहारे। केवल एक धागे के सहारे अर्थात आनंद के और उमंग के सहारे वे गिरते नहीं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे। जिस तरह से पतंग आसमान को छूने के लिए अत्यधिक तीव्र गति से चंचलता एवं उत्साह पूर्वक आगे बढ़ती है, जैसे लगता है पतंग का लक्ष्य है आसमान को छू लेना, उसी तरह बच्चे भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। अर्थात बच्चों के हृदय में भी अनेक प्रकार के कल्पनाएं होती हैं, लक्ष्य होता है। वे अपने कल्पनाओं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए जैसे लगता है कि पतंगों के साथ साथ उड़ना चाहते हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों माने छिद्रों के सहारे, जैसे लगता है वो अपने छिद्रों के सहारे जो है ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं। जैसे लगता है उनकी आशाएं और उमंग बहुत बड़ी हैं। जिस तरह से जिन ऊंचाइयों को पतंग हद पार कर कर ऊपर उठ जाती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वैसे बच्चों के मन में कितने भाव भरे होते हैं। बच्चों के मन के भाव की कोई सीमा नहीं होती और वे अपने मन के भावों को पतंगों की तरह आसमान में उड़ते हुए पूरा कर लेना चाहते हैं। अर्थात कवि के कहने का मतलब है वे अपने छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आशाओं द्वारा पतंग की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं और अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो बच्चों देखो इसका काव्य का सौंदर्य, कहने का मतलब जिस तरह से एक केवल पतला सा धागा जो है बच्चों का सहारा बना होता है, खतरों के खिलाड़ी होते, खतरों से भी डरते नहीं हैं। तो कहने का मतलब है तिनके को सहारा मिल जाना, तो बच्चों को केवल वही धागा ही उनके मन के उत्साह वर्धन का सहारा